नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना, इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना से संबंधित जो हमारी थ्योरी क्लास थी, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया था और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? जो ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल है, उसके अंतर्गत 7 मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा समझ लेते हैं इनको। ये 7 मापदंड हैं कौन-कौन? इनमें से जो 7 मापदंड हैं, जैसे पहला है सेवाओं तक पहुँच स्थापित करना, दूसरा उपयोग में आसान हो सेवाएँ, ऐसी सेवाओं का वितरण, उपयोग में आसान, साथ ही साथ तीसरा जो मापदंड है, सामग्री उपलब्धता, उपलब्धता, ठीक है? सूचना, सुरक्षा और गोपनीयता, गोपनीयता, ठीक है? ये चौथा हो गया और 5वां है अंतिम सेवा वितरण, अंतिम सेवा वितरण और छठा इसका जो मापदंड है, वो है एकीकृत सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और उसकी स्थिति, ठीक? और जो 7वां मापदंड है, वो है अनुरोध ट्रैकिंग, अनुरोध ट्रैकिंग, ठीक? अच्छा, क्या आपको पता है भारत में जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस है, ये तो क्वेश्चन जो था ये ग्रामीण ई-गवर्नेंस पर आधारित था। अगर हम आपसे पूछें यहीं पर कि जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण, ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन पहल, ये जो भारत में ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन पहल है, ये किस विभाग ने शुरू की है? ये आपसे पूछा जा सकता है चूँकि ई-गवर्नेंस से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन पहल ये किस विभाग ने शुरू की है? आपसे अगर ये पूछे, तो आप क्या बताओगे? ये विभाग है प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ठीक है? लोक शिकायत विभाग। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे? भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन पहल, ये किसके द्वारा पहल शुरू की गई है? ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, ठीक है? इसे ही भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण, इसे ही कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए NESTA, ठीक? अगर आपसे फुल फॉर्म इसका पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे नेशनल ई-गवर्नेंस, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस, एक मिनट, सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है? ये इसका पूरा नाम है। आप इस नाम को याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक आप किताब याद रखो ई गवर्नेंस से संबंधित जो किताब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस किताब का नाम है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट अ फोकस ऑन रूरल इंडिया, अ फोकस ऑन रूरल इंडिया। ये एक किताब है, ठीक है? ये एक किताब है। इस किताब के राइटर आपसे पूछे जा सकते हैं। ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट अ फोकस ऑन रूरल इंडिया। इस किताब के राइटर कौन है? इस किताब के आप राइटर बताओगे शिरीन मैडन, ये इसके राइटर हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी बातें। कौन-कौन सी बातें याद रखोगे आप? इसके 7 मापदंड हैं और साथ ही साथ भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन पहल, इस ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि NESTA, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम यही है जो हिंदी में लिखा है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, सेवा वितरण मूल्यांकन, ठीक है? और एक किताब का आप नाम याद रखोगे जो कि रूरल इंडिया से संबंधित है ई गवर्नेंस के लिए। तो ये किताब है शिरीन मैडन की और ये किताब है ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट अ फोकस ऑन रूरल इंडिया। इस किताब का टाइटल है और ये लिखी किसने है? शिरीन मैडन ने, ठीक है? याद रखोगे आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
पंचायत एंटरप्राइज सूट, पीईएस, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका याद रखिएगा। पीईएस का पूरा नाम क्या है? पीईएस का पूरा नाम है पंचायत एंटरप्राइज सूट, ठीक? के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? पंचायत एंटरप्राइज सूट के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? याद रखिएगा, इसके अनुप्रयोग हैं, हाँ, 11। दरअसल ये जो पंचायत एंटरप्राइज सूट है, अ, ये पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को शुरू करने के लिए एक योजना शुरू की थी। आपका नाम, आपने सुना होगा एमएमपी के बारे में। एमएमपी मैंने आपको बताया था, जब थ्योरी क्लास कराई थी। आप अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित। एमएमपी क्या है? एमएमपी है मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है? मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये जो एमएमपी है, इसे शुरू किसने किया था? पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की स्थापना करने के लिए इसे चालू किया था पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, ठीक? अब पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया है एमएमपी को, तो लक्ष्य क्या है इस एमएमपी का? इसका लक्ष्य है पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की स्थापना करना। ई गवर्नेंस की, हाँ, स्थापना करना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है? और ई पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन ऐप तैयार किए गए थे, और ये जो 11 कोर कॉमन ऐप हैं, 11 कोर कॉमन ऐप, ये क्यों तैयार किए गए? ताकि पंचायतों में ई गवर्नेंस को ठीक से एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये जो 11 कोर कॉमन ऐप है ना, इन्हीं को मिलाकर बनाया जाता है पंचायत एंटरप्राइज सूट। पंचायत एंटरप्राइज सूट, ठीक है? तो याद रखिएगा इसके जो अनुप्रयोग हैं, हाँ, 11। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? शुरू-शुरू में ये पंचायत स्थापित करने की पहल की है 7 राज्यों ने। कौन-कौन से हैं राज्य? जैसे भारत में कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? एक तो ये बीच वाला राज्य है, कौन-सा है ये? मध्य प्रदेश, ठीक? मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद जब आप इधर की तरफ आओगे, पश्चिम की तरफ, तो ये है गुजरात। गुजरात के बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे तो महाराष्ट्र मिलेगा, और महाराष्ट्र के ठीक नीचे आपको मिलेगा गोवा, ठीक है? गोवा के ठीक नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक, और गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के ठीक बाद ठीक आगे मिलेगा आपको केरल। यहाँ तक क्लियर है? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 3, 2, 5, 5 हो गए। अब आपके बचे हैं 2, तो आप पूर्व की तरफ जब बढ़ोगे तो पश्चिम बंगाल एक राज्य आपको मिलेगा, ठीक है? मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, और पश्चिम बंगाल से जब आप नीचे की तरफ आओगे पूर्वी तट को पकड़े-पकड़े, तो आपको एक राज्य मिलेगा उड़ीसा, और फिर आपको एक राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं। सबसे पहले कौन से राज्य हैं? गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है? गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक? तो कह रहा है कि कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की थी? तो आंसर होगा, हाँ, 7। 7 राज्यों ने पहल की थी। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? किस राज्य में स्थापित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित है, मैंने आपको बताया था। पंजाब में नहीं है, और उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया है? ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया है। आपने, तो इसका उत्तर होगा अडानी ग्रुप। 1 मिनट, गलत हो गया। अडानी का नाम याद आ गया। इसको हटा दो आप। हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईटीसी, ठीक है? आईटीसी मतलब इंटरनेशनल, आईटीसी, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक? आईटीसी ने शुरू किया था। अब जरा देखो ये चौपाल क्या है? इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चौपाल है क्या? आपने जब गाँव जाते होगे, तो फिर एक शब्द सुना होगा चौपाल, बोले चौपाल लगी है। हाँ, कई लोग बैठे हैं, वहाँ पर चौपाल लगी है, ठीक है? तो इस तरह के आपने शब्द सुने होंगे। तो चौपाल का आशय होता है गाँव के खुले क्षेत्र में बैठक होना। इसका जो आशय होता है, वो होता है गाँव के खुले क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में क्या होना? बैठक होना, ठीक है? गाँव के खुले क्षेत्र में बैठक होना। अब ये जो चौपाल थी, जो गाँव के खुले क्षेत्र में हो रही थी, इसको नाम दे दिया गया ई-चौपाल। तो फिर अब ये नेट के माध्यम से खुले क्षेत्र में बैठक होती है, लेकिन ये खुले क्षेत्र में बैठक गाँव में नहीं होती है।
वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर होता है जो डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म होता है। और ये जो ई-चौपाल है इसे शुरू किया था आईटीसी ने, इंडियन टोबैको कंपनी और इंटरनेशनल बिज़नेस डेवलपमेंट ने। इंटरनेशनल बिज़नेस डेवलपमेंट, ठीक? और इंडियन टोबैको कंपनी ने, आईटीसी ने, ठीक है? अच्छा, ये जो ई-चौपाल शुरू किया गया इसमें लाभ क्या होगा? क्यों शुरू किया गया? फ़ायदा क्या होंगे इसमें? दरअसल इसमें होता क्या था कि इसमें होता होगा क्या कि किसानों को जो मध्यवर्ती संस्थाएँ थीं, जो इनसे बीच में लाभ कमाती थीं, उन मध्यवर्ती संस्थाओं का इसमें अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो किसानों को मध्यवर्ती संस्थाओं की भागीदारी के बिना अपने उत्पाद को सीधे वो उपभोक्ता तक बेच पाएँगे, ठीक है? इसमें जो मध्यवर्ती निकाय थे, उनकी समाप्ति कर दी गई है। तो ई-चौपाल के माध्यम से किसान अपना जो प्रोडक्ट होगा, वो डायरेक्ट कंज़्यूमर तक पहुँचा पाएगा, उपभोक्ता तक पहुँचा पाएगा। ये इसका लक्ष्य है। बात समझ पाए? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6, समर्थ अभियान की अवधि क्या है? समर्थ अभियान, इसकी अवधि क्या है? ये पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समर्थ अभियान की अवधि होगी 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है? हाँ, दूसरा पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब ज़रा समर्थ अभियान के बारे में समझो, ये समर्थ अभियान है क्या? समर्थ अभियान, समर्थ अभियान, क्या है समर्थ अभियान? आओ समझ लेते हैं। समर्थ अभियान, इसको मैं 1-2 बार और बता चुका हूँ शायद, तो आपको रट गया होगा। जो भी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप सुनो, आप लिख-लिख के याद करो, लिखो बार-बार और ये चीज़ें तब आपको कन्फर्म होंगी, कंठस्थ हो जाएँगी, ठीक है? समर्थ अभियान अभी मैंने बताया था, कब से कब तक है? 1 फरवरी 2023 से लेकर कब तक? 15 अगस्त 2023, ठीक? फरवरी से लेकर अगस्त तक ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया? क्या लक्ष्य था इसका? इसका लक्ष्य था ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को डिजिटल लेन-देन को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक? अच्छा, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और इसी उद्देश्य से जो समर्थ अभियान है, वो अपने उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अगर आपसे पूछे कि समर्थ अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरू किया गया। बात समझ पा रहे हो? और लखनऊ से जब शुरू किया गया तो एक निर्णय लिया गया, हम कहें एक निर्णय ये लिया गया, उसने कहा दरअसल निर्णय में कहा गया और यहाँ पे जो लखनऊ में हमारे जो पंचायती राज मंत्री थे, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, इनका क्या नाम है? गिरिराज सिंह, हाँ, गिरिराज सिंह, ये उपस्थित हुए थे और गिरिराज सिंह ने यहीं पर भाषण देते हुए कहा था कि हम 50,000, याद रखिए ये फिगर याद रखो, सॉरी, 50,000, ठीक है? गिरिराज सिंह ने कहा कि हम 50,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देंगे। डिजिटल लेन-देन को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बात याद रखो, समर्थ अभियान कब कहाँ से शुरू हुआ? लखनऊ से। कब से कब तक चला था? 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक। क्या लक्ष्य है? ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और इसमें कितनी ग्राम पंचायतों को टारगेट किया जा रहा है? किया जा रहा है 50,000 ग्राम पंचायतों को टारगेट। और ये जो ग्राम समर्थ अभियान है, इसको लखनऊ से शुरू किसने किया था? आगाज़ किया था गिरिराज सिंह जी ने। ठीक है? और इसी में योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण देते हुए कहा था कि अकेले उत्तर प्रदेश में बीसी सखियों ने, बीसी मतलब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखियों ने 5 करोड़ 57 लाख रुपए का लेन-देन किया है। तो ये सूचना हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी दी थी। तो ये सूचना आपसे पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। मैं लिखे दे रहा हूँ इसको। योगी आदित्य जी ने कहा था कि अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बात है, इसलिए याद रखना है। अकेले उत्तर प्रदेश में बीसी सखियों ने बीसी सखियों ने 5 करोड़ 57 लाख रुपए का लेन-देन किया था। लेन-देन किया, ठीक? तो ये बात याद रखो। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वाँ, डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य कौन-सा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। डिजिटल भूमि क्या है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की एक परियोजना है। बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई-सेवाओं का विस्तार, हाँ, भूमि से संबंधित ई-सेवाओं का विस्तार है, ये भी सही है। और तीसरा कथन कह रहा है यह शासन सेवा वितरण पोर्टल का कुशल मॉडल है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, ई नाम का अर्थ क्या है? ई नाम का अर्थ क्या है? नाम, NAM, इसका सीधा सा आशय होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखो, ये जो ई नाम है, इससे संबंधित दो चार बातें और जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ENAM, नाम। ठीक। ये इनाम है क्या? दरअसल ये एक राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि बाजार का एक ऑनलाइन मंच है। ये नाम क्या है? ये राष्ट्रीय कृषि बाजार का एक ऑनलाइन मंच है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये करता क्या है? क्यों बनाया गया? करता क्या है? तो याद रखिएगा, देश भर के, जितना पूरे देश भर के कृषि बाजारों को, कृषि बाजारों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ठीक। बात समझ में आई? ये इनाम क्या करता है? ये दरअसल प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। यानी कि किसी राज्य का अपना अलग उसकी एग्रीकल्चर से संबंधित प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन ये जितने भी राज्य हैं, जितनी भी मंडियाँ हैं, उन सबको एक मंच पर लाता है। तो देश भर के कृषि बाजारों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको ये जोड़ने का काम करता है। अब एक क्वेश्चन बनता ये है कि ई नाम को शुरू कब किया गया? तो जो ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नाम को 14 अप्रैल, ये याद रखोगे आप, 14 अप्रैल आज ही के दिन 2016 को शुरू किया गया था। और इसे जब शुरू किया गया था तो ये बड़े छोटे स्तर से शुरू हुआ था। 21 मंडियों के साथ इसको शुरू किया गया था। 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ इसे शुरू किया गया। ठीक है? 21 मंडियों के साथ इसे शुरू किया गया था। तो ये डेट याद रखो आप, आपके एग्ज़ाम में ये डेट पूछी जा सकती है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है? ई-नाम है क्या? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार का एक ऑनलाइन मंच है, जिसे मंचों का मंच कहा जाता है या प्लेटफ़ॉर्म्स का प्लेटफ़ॉर्म्स कहा जाता है, जो राज्यों की अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स को जो राज्य स्तर पर हैं, उन सभी को एक वृहद मंच में जोड़ता है। ठीक है? हाँ, तो याद रखो इसको। नेक्स्ट देखो, किसी भी गाँव को मानचित्र पर उसकी प्रोफ़ाइल पर, किसी भी गाँव को मानचित्र पर उसकी प्रोफ़ाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा जियो सर्च। जियो सर्च के द्वारा ऑनलाइन क्लिक करके उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस मंत्रालय को मिला है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार? आओ जरा इसकी बात समझ लेते हैं। ये मिला है पंचायती राज मंत्रालय को। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है पंचायती राज मंत्रालय को क्यों मिला? तो आओ देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय को क्यों मिला? ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस 2023 के लिए, 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक। जीता किसने? सबसे शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस के लिए 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीता किसने है? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक। क्या वाकई में पंचायती राज मंत्रालय ने जीता है या फिर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई किसी योजना ने जीता है? तो हाँ, ये पंचायती राज मंत्रालय ने एक योजना शुरू की थी, उस योजना ने जीता है। कौन सी योजना थी? पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना थी, इसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए किस योजना ने जीता है ये पुरस्कार, तो आप बताओगे स्वामित्व योजना ने। अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय ने जीता है, चूँकि ये स्वामित्व योजना पंचायती राज की ही है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। ठीक। अब ये योजना करती क्या है? तो याद रखिएगा, इस योजना का जो लक्ष्य है वो है ग्राम आबादी का सर्वेक्षण, ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुरक्षित प्रौद्योगिकी के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना। ठीक है? ये इसका टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है। तो याद रखो, ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो आंसर होगा पंचायती राज। किसके लिए जीता है पंचायती राज ने? तो उसके द्वारा शुरू की गई एक योजना स्वामित्व योजना के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो ये है उमंग। उमंग पहल का हिस्सा है डिजिटल इंडिया का। अब ये उमंग एप्लीकेशन है क्या?
आ जाओ इसको समझते हैं। पहले यहीं एक बात समझ लो, ये जो उमंग है इसका पूरा नाम पता है आपको क्या है? ANG उमंग, UMANG इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक, न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का ये पूरा नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उमंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसे कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो अब इनकी बातें नेक्स्ट बातें समझ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से। UMANG उमंग, उमंग का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको शुरू किया गया? उमंग दरअसल ये भारत में मोबाइल, ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट करने के लिए इसे शुरू किया गया। इसका जो मेन टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, वो है भारत में मोबाइल गवर्नेंस को, मोबाइल के द्वारा जो सेवाएँ वितरित की जाती हैं सरकार के द्वारा, उनमें तेज़ी लाई जा सके, उनको तेज़ करना। तो एक प्रश्न ये बनता है कि उमंग इतना अच्छा है, तो इसे किसने जारी किया होगा? किसने विकसित किया होगा? तो याद रखिएगा, उमंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा विकसित किया गया, के द्वारा विकसित किया गया। ठीक, बात समझ पाए? फिर से समझो, उमंग का लक्ष्य क्या है? दरअसल के द्वारा मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट करना है, इसका लक्ष्य। और उमंग को विकसित किसने किया है? तो इसे विकसित किया है भारत के एक मंत्रालय, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के एक डिवीज़न, राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न ने, ठीक है? इसने इसको विकसित किया है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? क्यों विकसित किया है? ताकि मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट किया जा सके, और ये जो पहल है, ये दरअसल जो उमंग को विकसित करने की पहल है, ये एक डिजिटल इंडिया की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, या हम कहें डिजिटल इंडिया की एक पहल है, ठीक है? क्लियर है? चूँकि हम भारत को डिजिटली रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो उमंग ऐप है, ये मोबाइल में डिजिटली रूप से, यानी डिजिटल तरीके से भारत सरकार के द्वारा जारी की गई कई सारी सेवाओं की हमें उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो उमंग ऐप है, ये डिजिटल इंडिया की एक पहल है। अब एक प्रश्न ये बनता है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमंग में जो सेवाएँ दी जाती हैं, वो कितनी भाषाओं में दी जाती हैं? या उमंग कितनी भाषाओं में चलता है? तो आप याद रखोगे, ये 13 भाषाओं में चलता है, ठीक है? और अब एक सबसे शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में करंट का क्वेश्चन बनाएगा, हालाँकि ये काफ़ी समय इसको बीत चुका है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो उमंग है, उमंग ने 2018 में एक पुरस्कार जीता था। दरअसल दुबई में एक आयोजन हुआ। दुबई कहाँ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक? दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2018 में दुबई में। और यहीं पर अ, इसी दुबई में उमंग ने जीता था सर्वश्रेष्ठ एम सरकारी सेवा, मोबाइल से, एम सरकारी सेवा का पुरस्कार, ठीक है? तो ये याद रखो, सर्वश्रेष्ठ एम सरकारी सेवा का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है उमंग ने 2018 में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2018 के दुबई में। एम सरकारी सेवा मतलब ऐसी सरकारी सेवाएँ जिनको मोबाइल से प्राप्त कराया जाता है, तो उसके लिए उमंग ने जीता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, NEGP, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के कितने लेयर शामिल होते हैं? राष्ट्रीय ई-शासन योजना में कितने लेयर शामिल होते हैं? इसमें जो शामिल होते हैं, वो होते हैं 3 लेयर्स, ठीक है? अब ज़रा राष्ट्रीय ई-शासन योजना है क्या? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, NEGP यानी कि राष्ट्रीय ई-शासन योजना, ठीक है? तारीख थी 18 मई 2006 की, 18 मई 2006। 18 मई 2006 को हुआ क्या कि भारत सरकार ने एक योजना को शुरू किया, और वो योजना 27 मिशन मोड की परियोजनाओं, या हम कहें मिशन मोड परियोजनाओं, और 8 घटकों से युक्त थी। 8 घटकों से वो लैस थी योजना।
और 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 8 घटकों से युक्त एक योजना को मंजूरी दी। योजना को मंजूरी दी। ये जो योजना को मंजूरी दी थी, इसी योजना को कहा जाता है NEGP, नेशनल ई-शासन योजना, इसी को कहा जाता है। ये योजना ध्यान रखिएगा कब शुरू की गई थी? 2006 18 मई को, ठीक है? एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई-शासन योजना को शुरू कब किया गया था? 2006 में। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये आखिर क्यों शुरू की गई? इसका लक्ष्य क्या था? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसका लक्ष्य था कि जो सरकार के द्वारा दी जा रही सेवाएँ हैं, उनको कैसे हम सुविधाजनक रूप से नागरिकों तक पहुँचाएँ, उसके बारे में सरकार को सुझाव देना और उन्हें अधिक सुनिश्चित बनाना कि योजनाएँ सभी की सभी भारत के नागरिकों तक पहुँच रही हैं। तो इसका लक्ष्य क्या था? सरकार की सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करना। नागरिकों को प्रदान करना। अब प्रश्न ये आता है कि नागरिकों को कैसे दी जाएँ? कैसे? कैसे प्रदान करोगे आप? नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से, ठीक? वे योजनाएँ नागरिकों तक पहुँचे लेकिन लागत प्रभावी हों। ऐसे ऐसे नहीं कि पता चला सुविधा पहुँची कोई नागरिकों तक और वो नागरिकों के द्वारा जो उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए उससे अधिक लागत की है, तो उस योजना का कोई औचित्य नहीं है। तो लागत प्रभावी रूप से पब्लिक तक पहुँचे कोई योजना, ठीक है? और अधिक से अधिक पारदर्शी तरीके से पहुँचे, पारदर्शी तरीके से। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। कौन-कौन सी बातें? राष्ट्रीय ई-शासन योजना ये कब शुरू हुई? 2006 में। 27 मिशन मोड परियोजनाओं को अपने आप में समाहित किए थी और 8 घटकों को अपने आप में समाहित किए हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना को 2006 में सरकार ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? ताकि सरकार की सेवाएँ नागरिकों तक सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें, लागत प्रभावी हो और पारदर्शी तरीके से नागरिकों तक ये योजनाएँ पहुँच सकें। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 स्मार्ट शासन में ए का अभिप्राय क्या है? तो ए का अभिप्राय क्या है? ए का अभिप्राय है अकाउंटेंसी या अकाउंटेबल अकाउंटेबल जवाबदेही, ठीक है? अब स्मार्ट का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आओ ज़रा समझ लेते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट शासन या फिर आप कह सकते हो गवर्नेंस। ये जो स्मार्ट है ना, SMART, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये एस क्या है? एस है सिंपल, सिंपल बोले तो सरल प्रशासन, सिंपल गवर्नेंस, ठीक है? एम क्या है? एम है मोरल, मोरल से हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो नैतिक शासन, नैतिक शासन, ठीक है? एसएम हो गया, अब है ए, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल से आशय क्या है? जवाबदेह शासन, ठीक है? ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। एसएमए ए हो गया, आर से क्या है? आर से है रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव से यहाँ से क्या है? रेस्पॉन्सिव से यहाँ से है उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन, ठीक? ई गवर्नेंस का एक ये स्तंभ है स्मार्ट गवर्नेंस। एसएमएआर हो गया और टी, टी फॉर क्या है? टी फॉर है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है? या हम कहें पारदर्शी शासन, पारदर्शी प्रशासन, ठीक है? तो ये है स्मार्ट, SMART। स्मार्ट से अगर आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी फुल फॉर्म आए, एस का मतलब पूछे या एम का मतलब पूछे, ए, आर और टी, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। एस से आशय है सिंपल, यानी कि सरल प्रशासन या सरल शासन होना चाहिए। एम का मतलब है मोरल, यानी नैतिक शासन होना चाहिए। ए से आशय है जवाबदेह शासन होना चाहिए, यानी अकाउंटेबल। और आर से आशय है रिस्पॉन्सिबल शासन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव शासन, उत्तरदायी शासन। टी फॉर ट्रांसपेरेंट शासन, यानी कि पारदर्शी शासन होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये अभी मैंने आपको बताया था, पंचायती राज पुरस्कार, पंचायती राज मंत्रालय। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया है फरवरी 2020 में और इसे शुरू किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, याद रखिएगा इसको। ग्राम पंचायतों में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए
कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? तो ये पूछ रहा है कि गुड गवर्नेंस को या गुड गवर्नेंस के स्तर को जैसे-जैसे आप बढ़ाते हो, तो उसमें कितने टी सिद्धांत यानी कि कौन-कौन से हैं जो टी सिद्धांत कहे जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है। ये है 5 टी सिद्धांत, याद रखिएगा 5 टी सिद्धांत। अच्छा ये 5 टी हैं क्या? आप इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको। 5 टी है क्या? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 टी, ठीक है। अब ये 5 टी है क्या? आओ ज़रा समझते हैं। टी फॉर होता है पहला टी फॉर होता है टीम वर्क, टीम वर्क। दूसरे टी से आशय होता है टेक्नोलॉजी, ठीक। गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा टीम वर्क होना चाहिए, आपस में सामंजस्य बना के कार्य कोई भी करो और टेक्नोलॉजी के साथ करो, ठीक है? तभी तो आप गुड गवर्नेंस दे पाओगे। और तीसरे टी से आशय होता है टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। कोई भी योजना शुरू हुई, अगर वो जनता तक पहुँचनी है तो कितने समय में पहुँचनी है, कितनी जल्दी से जल्दी पहुँचे, ताकि लोगों तक उस योजना को पहुँचाया जा सके और लोग उससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है? और चौथे टी से आशय है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि कोई भी योजना ट्रांसपेरेंट तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, ऐसे हमें लागू करनी है। और जो 5वां है 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 टी है उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? बदलाव के तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन ये जो 5 टी हैं इनका उद्देश्य क्या है? क्यों 5 टी के सिद्धांत को लागू किया गया गुड गवर्नेंस को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए? दरअसल डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रामीण जीवन में सुधार लाना, ग्रामीण जीवन में क्या लाना? सुधार लाना, ठीक है? ये इसका लक्ष्य है। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायतों में सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए हम कितने टी सिद्धांत को लागू कर रहे हैं या कितने टी सिद्धांत का हम पालन कर रहे हैं? तो आंसर होगा 5 टी सिद्धांतों का हम पालन कर रहे हैं। ठीक? ये 5 टी कौन-कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन-सा ऑप्शन 5 टी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये पाँचों इनमें से कोई 3 उठा के देगा और कोई जो चौथा ऑप्शन होगा, वो स्वयं बना देगा। तो पहला टी है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम लिमिट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय ई-शासन योजना में कौन-सा लेयर शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय ई-शासन योजना में कौन-सा लेयर शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई-शासन योजना में जो लेयर हैं, राष्ट्रीय ई-शासन योजना में जो लेयर हैं, आप याद रखिएगा, सबसे पहले ऑर्गनाइजेशन लेयर होता है एक, दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है टेक्नोलॉजी लेयर, ठीक है? और तीसरा होता है यूजर लेयर, ये 3 लेयर होते हैं, तो डिमांडिंग लेयर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम पंचायत योजना ये कब शुरू की गई? तो ई ग्राम पंचायत योजना कब शुरू की गई है? आपसे ये पूछ रहा है। ये जो योजना है, ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। ग्राम स्वराज योजना, ठीक है? अब एक बात समझो, जो ई ग्राम स्वराज है योजना, ये शुरू की गई है 24 अप्रैल 2020 से, ठीक? अच्छा, यहीं आप एक बात समझो, दरअसल जब आप ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में जाओगे, तो वहाँ पर जो 6 मॉड्यूल दिए गए हैं, इन 6 मॉड्यूल को कहा जाता है ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन की रीढ़, ठीक है? तो ये 6 मॉड्यूल आपको तैयार होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है कि कौन-सा ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन का मॉड्यूल नहीं है, ठीक है? तो ये कौन-कौन से मॉड्यूल हैं? आओ ज़रा इनको देख लेते हैं। पंचायत प्रोफ़ाइल तैयार करना, पंचायत प्रोफ़ाइल क्या होती है पंचायत की? दूसरा, पंचायत कुछ योजनाएँ अपने ग्रामवासियों के लिए बना सकती हैं। तीसरा, जो इसके 6 स्तंभ हैं, उसमें तीसरा है प्रगति रिपोर्टिंग, कितनी प्रगति हो रही है, उसके बारे में रिपोर्ट देना। लेखांकन के बारे में रिपोर्ट देना। 5वां इसका जो मॉड्यूल है, वो है संपत्ति निर्देशिका, संपत्ति निर्देशिका। छठा जो मॉड्यूल है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6 स्तंभ हैं, 6 मॉड्यूल हैं।
और इसमें जो छठा मॉड्यूल है उसको बोलते हैं उपयोगकर्ता प्रबंधन। उपयोगकर्ता प्रबंधन, ठीक है। तो ये 6 मॉड्यूल हैं जो ई ग्राम पंचायत अ, या हम कहें ई ग्राम स्वराज के लिए रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? तो मैंने आपको 7 स्टेट्स बताए थे। 7 राज्य कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, रिवीजन करो जरा। गोवा, गोवा के बाद मैंने बताया था केरल, एक बताया था मैंने केरल से ठीक ऊपर कर्नाटक, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको बताया था गुजरात। और 7 राज्यों में कौन से थे? 1 2 3 4 5। मध्य प्रदेश था और वेस्ट बंगाल था, है ना? ये मैंने बताए थे 7 राज्य। मध्य प्रदेश तो सॉरी हो गया, यहाँ लिख दिया था मैंने। कौन सा बचा है मुझे बताओ? मध्य प्रदेश था, गोवा था, केरल था, कर्नाटक था, गुजरात था, वेस्ट बंगाल था। 1 मिनट में मैप से समझता हूँ कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, छठा हो गया आंध्र प्रदेश, सातवां हो गया पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश नहीं है, हाँ यही आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, छठा सातवां। किस राज्य में स्थापित है? तो बिहार तो है नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश होगा, है ना? नेक्स्ट देखो, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताओ मुझे कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था, ठीक है। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क निक नेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, ये भी सही है। सभी जिला कार्यालय में कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र डिस एनआईसी का शुभारंभ किया गया, ये भी सही है। ये सारे के सारे कथन आपके सही है, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि बता मुझे ये दो आप कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये कब बना था? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा, 1970 1970, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और मुझे बताओ, मुझे ये बताओ एनआईसी, एनआईसी मतलब, एनआईसी से मेरा आशय है नेशनल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कब बना था? क्या पता है आपको? ये एनआईसी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1980 सॉरी 1976 1977। और निक नेट को कब लॉन्च किया गया था? एनआईसी एनईटी इसे कब लॉन्च किया गया था? 1987 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1987 के आसपास, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कब शुरू हुआ? 1970 में। वहीं एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब अस्तित्व में आया? 1976-77 में। तो ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य है ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, स्थानीय चुनाव में जागरूकता फैलाना। ये तो नहीं है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल से आशय होता है कि कोई सेवा आपको दी जा रही है, तो वो कैसे दी जा रही है, वो कितने समय में दी जा रही है, वो कितनी लागत है उसकी, इन इनसे संबंधित पोर्टल है ये। तो अब जरा चौथा पढ़ो, इस बात की सूचना देने की स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? हाँ यही सही है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का काम नहीं होता है कि वो पंचायती जागरूकता स्थानीय चुनाव में जागरूकता फैलाए, ठीक है। ई गवर्नेंस की अवधारणा क्या है? ई गवर्नेंस की अवधारणा सरकारी कार्य करने की प्रक्रियाओं में और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है इसमें, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। और स्मार्ट शासन बनाने का एक तरीका है ई गवर्नेंस, ये भी सही है। ये सारे के सारे आपके कथन सही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी में मुझे ये बताओ, ये स्मार्ट शासन शब्द है, SMART, मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया था, रिवीजन मारो जरा। एस से हो गया आपका सिंपल, एम से हो गया आपका मोरल, और ए फॉर मैंने क्या बताया था? उत्तरदायी शासन, है ना? उत्तरदायी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अकाउंटेबल, ठीक है। और आर से क्या मैंने बताया था? आर से मैंने बताया था मैं भूल रहा हूँ, रेस्पॉन्सिव शासन, ठीक है। और टी फॉर ट्रांसपेरेंट शासन। क्लियर है बात? तो जहां भी ये चीजें आपको दिखे तुरंत ठहर के रिवीजन करना है और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई ग्राम स्वराज, ठीक है। ई ग्राम स्वराज, ये ई ग्राम स्वराज कब आया था मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, CSC 2.0 ये कब शुरू किया गया? CSC क्या होता है? CSC कॉमन सर्विस सेंटर,
CSC से यहाँ से होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC 2.0 आप देख लो, ये 2.0 कब आया था? ये आया था 2015 में। ठीक, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत दरअसल अगस्त 2015 में इसे जारी किया था। और अगर पूछा जाए CSC 2.0 को किस के तहत, किस योजना के तहत जारी किया है, तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया के तहत। इसे डिजिटल इंडिया के तहत जारी किया गया और 2015 अगस्त में जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है देश भर में, देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, ये उद्देश्य आप याद रखा करो, ये यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है? और याद रखिएगा जो CSC 2.0 है, CSC 2.0 इस योजना को चला कौन रहा है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो याद रखो इसे चला रहा है ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, या हम कहें ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये योजना कार्यान्वित की जा रही है। बात याद रख पाओगे आप? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये 24 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है ई ग्राम स्वराज का? इसका लक्ष्य नहीं है केंद्रीकृत योजना। अच्छा, तो ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य केंद्रीकृत योजना है कैसे नहीं? देखो, जब भी ई गवर्नेंस योजना की बात आएगी, तो इससे आशय होता है कि आपको शक्तियां दी जा रही हैं, आपको सेवाएं दी जा रही हैं, अर्थात विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। तो जो ई गवर्नेंस है, या हम कहें ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य क्या है? ठीक, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य क्या होता है? याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत योजना। दूसरा, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य, और कार्य, और तीसरा, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य, और इसके लेखांकन। इसके 3 काम आप याद रखो। तो प्रगति रिपोर्टिंग कार्य आधारित लेखांकन, और साथ ही साथ पारदर्शिता। ठीक है? विकेंद्रीकृत योजना ये इसका लक्ष्य नहीं है, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ये कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, तो मैंने अभी आपको बताया था 18 मई 2006 तारीख थी, और इसी तारीख को NEGP योजना शुरू की गई, यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक, और ये योजना जो शुरू की गई थी, ये किन किन मुद्दों को अपने अंदर समाहित किए थी? तो इसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं थी, और क्या था? और 8 घटक थे। ठीक है, इन सभी को अपने में समाहित किए हुए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को 18 मई 2006 को शुरू किया गया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, तो 18 मई 2006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू हुई थी? 2006 में। NEGP के तहत बांटी गई संरचना कौन सी है? NEGP के तहत बांटी गई संरचना। अब ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो ये फुल फॉर्म है ना, CSC, हालांकि इसका तो सबको पता है, ये स्वान क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। मैं अगर लिखूं MSDG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ से फुल फॉर्म आपके पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं SSDG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये जितनी भी MSDG हैं, SSDG हैं, ये ई गवर्नेंस से संबंधित टर्म्स हैं, इसलिए आपको ये बातें याद रखनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब जरा देखो, NEGP के तहत बांटी गई संरचना या NEGP के घटक क्या होते हैं? तो अब इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो NEGP के घटक, NEGP के घटक, याद रखिएगा, ये NEGP क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम। ठीक है, इसके घटक कौन-कौन से हैं? सबसे पहला घटक राज्य राज्य डेटा सेंटर। ठीक, राज्य डेटा सेंटर इसको बोलते हैं SDC, स्टेट डेटा सेंटर। तो याद रखिएगा ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा घटक कौन सा है? दूसरा घटक है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एक मिनट, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं? SWAN यानी स्वान। ठीक है,
ये पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है स्वान का, बताओ मुझे। तो आप बताओगे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका तीसरा घटक एनईजीपी का क्या है? इसका तीसरा घटक है सीएससी। सीएससी बोले तो कॉमन सर्विस सेंटर, सबको पता होगा, हालांकि ये काफी इजी टर्म है। कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। और इसका चौथा घटक क्या है? चौथा घटक है, यहां से आप याद रखो, एनएसडीजी। ये क्या है एनएसडीजी? इसका मतलब होता है नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी गेटवे। डिलीवरी गेटवे, ये इसका तीसरा चौथा घटक है। फिर अगर मैं लिखूं एसएसडीजी, ये है एनएसडीजी। पांचवा इसका घटक है एसएसडीजी। ये क्या है? एसएसडीजी का मतलब होता है स्टेट ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। ये क्या था यहाँ पे? ई गवर्नेंस एनएसडीजी का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने सर्विस छोड़ दिया है, ये आप लिख लो, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। वैसे ही एसएसडीजी में होता है स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक। और इसका जो छठा घटक होता है उसे कहते हैं एमएसडीजी। एमएसडीजी क्या है? मोबाइल ई गवर्नेंस, मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक। तो ये आप फुल फॉर्म याद रखोगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने की संभावना है, बना सकता है। एमएसडीजी क्या है? एसएसडीजी क्या है? एनएसडीजी क्या है? स्वान क्या है? एसडब्ल्यूएएन। एसडीसी क्या है? स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है। तो ये एनईजीपी के घटक हैं, याद रखो इनको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप, ये क्या है भाई? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? दरअसल ये जो उमंग ऐप है, ये फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है, ठीक है। ये एक मोबाइल गवर्नेंस है, उमंग। हाँ, UMANG। और उमंग के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ पीछे। मैंने क्या बताया था उमंग के बारे में? बहुत सारी बातें। उमंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो उमंग है, ये इसका जो पूरा नाम है, ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, है ना? यही तो मैंने बताया था आपको उमंग का पूरा नाम। और फिर मैंने आपको बताया था कि उमंग का उद्देश्य क्या है? उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट करना। तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और कई सारी और भी बातें मैंने आपको उमंग से संबंधित बताई थी, जरा याद करो उनको। उमंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के किस डिपार्टमेंट में ने बनाया था? किस डिवीजन ने बनाया था? तो मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया था, है ना? उमंग किसकी पहल है? तो उमंग मैंने बताया था ये डिजिटल इंडिया की पहल है। ये कितनी भाषाओं में चालू है? तो मैंने बताया था 13 भाषाओं में चालू है। फिर मैंने आपको बताया था कि उमंग क्या बताया था मैंने? उमंग को कोई अवार्ड मिला था यार, ये क्या मैं भूल गया हूँ। हाँ, इसको दुबई में अवार्ड मिला था। कौन सा मिला था इसको अवार्ड? याद करो जरा। सर्वश्रेष्ठ एवं सरकारी सेवा का पुरस्कार मिला था, दुबई में कोई शिखर सम्मेलन हुआ था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है। हाँ, वहां पर इसको पुरस्कार मिला था। तो ये जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको, एक जगह इनको लिखो और हाँ, रिवीजन करो इनका बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? इसमें कौन सा लेयर शामिल नहीं है? मैंने बताया था आपको, 3 लेयर बताए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में याद करो। ऑर्गेनाइजेशन लेयर, यूजर लेयर और टेक्नोलॉजी लेयर। इसमें डिमांडिंग लेयर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? तो मैंने बताया था 13 भाषाओं में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, ई गवर्नेंस में टू सी किसको संबोधित करता है? तो ई गवर्नेंस में टू सी किसको संबोधित करता है? आओ जरा समझ लेते हैं इसको। जी, जी में क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। ये जी टू जी है, याद रखिएगा, यहां पर आप लिख लो टू। जी टू जी, जी टू जी से आशय क्या होता है? जी टू जी से आशय होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक। जी टू सी से आशय क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक। आंसर आपका हो जाएगा सरकार से नागरिक, यही सही हो जाएगा। और बी से आशय क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। और ई से आशय क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक। तो ये याद रखो, आप आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? जब एनआईसी की स्थापना हुई थी 1976 से 70 में।
1976 1977 के आसपास जब एनआईसी की स्थापना हुई थी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की, उसी समय अ, ये अवधारणा विकसित हुई थी कि भारत में ई गवर्नेंस का भी विकास आगे भविष्य में होगा। तो ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? ये हो गया दशक 1970। ठीक है? नेक्स्ट देखो। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में कौन-सा कथन सही है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है। ये भी सही है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन विनिमय आदि सेवाएं इसमें शामिल हैं। ये सारे के सारे आपके कथन सही है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत। ठीक है? नेक्स्ट देखो। ज्ञान दूत परियोजना ये कब से शुरू हुई? ज्ञान दूत परियोजना। आओ जरा इसको समझ लेते हैं, ज्ञानदूत परियोजना के बारे में। ये कब प्रारंभ हुई थी? ज्ञानदूत परियोजना, तो याद रखिएगा ये शुरू हुई थी सन 2000 में, ठीक? और अब इसके बारे में देखो जरा, कहाँ शुरू हुई है? ज्ञानदूत परियोजना, ज्ञानदूत परियोजना, आओ जरा देखते हैं। ज्ञानदूत परियोजना को सन 2000 में शुरू किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश के जिलों में ग्रामीण जो समुदाय होते हैं, ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया था। विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है? पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया। तो याद रखो ज्ञानदूत परियोजना जो है उसे सन 2000 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगर आपसे मध्य प्रदेश का जिला पूछ ले तो धार जिले में। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इसको शुरू किया गया था और फिर इसको अन्य जिलों में ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको कंटिन्यू किया गया। एक आप और याद रखो, भूमि, ये क्या है? दरअसल भूमि कर्नाटक सरकार की एक पहल है। क्या करेगी ये? ये पहल है, इस भूमि के द्वारा जो भूमि रिकॉर्ड होता है ना, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटलीकरण करना, ठीक है? तो याद रखिएगा कर्नाटक सरकार ने क्या लॉन्च किया है? भूमि को डिजिटलीकृत करने के लिए भूमि लॉन्च किया है। ठीक है? भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो भूमि का संबंध होगा कर्नाटक राज्य से। क्लियर है बात? हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। ज्ञानदूत योजना के बारे में सही कौन-सा कथन है? ज्ञानदूत योजना, वो ज्ञानदूत योजना अभी जो मैंने आपको बताई थी सन 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना को 2000 में शुरू किया गया। लगभग 6000 नेटवर्क के इसके अंतर्गत आते हैं, या हम कहें 6000 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? बेरोजगार जो शिक्षित युवा हैं, उनको सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इसमें। तो एक तरह से जो ज्ञानदूत योजना शुरू की गई थी, वो ग्रामीण समुदाय के विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। तो ये ज़रूरतें यही हैं, बेरोजगारों को शिक्षित देना ताकि वो रोजगार तलाश सकें, ठीक है? तो इसमें सही कथन हो जाएँगे, इसमें सभी सही कथन हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर, इसका उद्देश्य क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। डिजी लॉकर का उद्देश्य होता है ताकि आपकी जो भौतिक दस्तावेज हैं, जो आप हार्ड कॉपी लेकर इधर-उधर टहला करते हो, उनकी आवश्यकता को समाप्त कर देना और आपके जो दस्तावेज हैं, उनको सॉफ्ट कॉपी बना के एक ब्लॉक में सुरक्षित कर देना। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, डिजी लॉकर, सपोज़ करो ये आपका एक लॉकर है, जिसे कहा जाता है डिजी लॉकर, ठीक? डिजी लॉकर ये दरअसल अगर आपका डिजी लॉकर है तो आपकी आधार संख्या से जुड़ा होता है। तो जो भी डिजी लॉकर होता है वो आधार संख्या से जुड़ा होता है, ठीक? आधार संख्या से जुड़ा होता है और इसमें होता क्या-क्या है डिजी लॉकर में? इसमें होता दरअसल ये है कि इस डिजी लॉकर में ई-दस्तावेज, ई-दस्तावेज से मेरा आशय है जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँगा तो इसे सॉफ्ट कॉपी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी यही है। ई-दस्तावेज का इसमें भंडारण होता है, ठीक है? ई-दस्तावेज का इसमें होता है भंडारण और क्या होता है डिजी लॉकर में? कभी भी, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि पता चला आप इंटरव्यू कोई देने जा रहे हो तो हाथ में फाइल लिए चले जा रहे हो। अब वो फाइल चोरी हो गई या वो फाइल पता चला हवा का झोंका आया, आपकी उड़ गई, है ना? या कोई छुटा के भाग गया।
तो अब डिजी लॉकर में ऐसा नहीं होगा। आप डिजी लॉकर में आपकी जो भी दस्तावेज भंडारित हैं, सॉफ्ट कॉपी हैं, आप उनको कभी भी, कहीं भी उपयोग कर सकते हो। क्लियर बात? और डिजी लॉकर में क्या होता है, इनका सबसे खास जो बात है डिजी लॉकर की, वो ये है कि आपके दस्तावेज सुरक्षित हैं। यानी यहाँ भी जो भी आपका कंटेंट है, वो सुरक्षित है। इनका सुरक्षित उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है? हाँ, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, एनआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखो, नई दिल्ली में है। ठीक है? हाँ, एनआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनआईसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 40 किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2004। 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत होती है, तो केसीसी है क्या? केसीसी, किसान कॉल सेंटर। आओ जरा इसको समझ लेते हैं। केसीसी योजना, केसीसी योजना, ठीक है? केसीसी योजना का मतलब है किसान कॉल सेंटर योजना। ठीक, किसान कॉल सेंटर योजना। ये योजना किसने शुरू की? क्या पता है आपको? ये योजना शुरू की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है? और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना शुरू की, तो कब शुरू की? 21 जनवरी 2024, नहीं 2004 है। 21 जनवरी 2004 को, ठीक? क्या उद्देश्य है? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा इसका। ऐसे ही कोई योजना नहीं शुरू की जाती है। तो याद रखिएगा, टेलीफ़ोन कॉल पर किसानों को उत्तर देना, इसका लक्ष्य है। किसानों को उत्तर देना, वो जो भी सवाल पूछे उनको संतुष्ट करना ही इसका लक्ष्य है। अच्छा, इसमें टोल फ्री एक नंबर दिया जाता है, टोल फ्री नंबर होता है। ये कौन-सा नंबर है? टोल फ्री नंबर है 1800 180 1551। ये टोल फ्री नंबर है, और ये टोल फ्री नंबर आप याद रखो या ना रखो, इट डज़न्ट मैटर, 11 डिजिट का है। ठीक है? इसमें 11 डिजिट का टोल फ्री नंबर दिया जाता है, जिसमें किसान घंटी घुमा सकते हैं और अपनी समस्याएँ बता सकते हैं, और फिर उधर से एक संतोषजनक उत्तर उनको मिलेगा। इसी वजह से इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है? और कब शुरू की गई थी? 21 जनवरी 2004 को। ठीक है? एक यहाँ से प्रश्न और बनता है कि जो किसान कॉल सेंटर योजना है, वो कितनी स्थानीय भाषाओं में शुरू किया गया है ये प्रोग्राम? 22 स्थानीय भाषाओं में। ठीक? ये भी याद रखो आप। यही चीज़ें याद रखने वाली होती हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। इसे 22 स्थानीय भाषाओं में शुरू किया गया, और ये 7 के 7 डेज़ खुला रहेगा कार्यालय। आप जब चाहो तब फ़ोन कर सकते हो, लेकिन जब चाहो तब नहीं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक? तो ख़ैर ये सारी बातें आप हटा दीजिए, आप चाहो तो इनको लिखना या फिर ना लिखना, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन आप ये चीज़ें याद रखो, केसीसी योजना कब शुरू हुई? किस मंत्रालय की है? और कितनी भाषाओं में ये शुरू है? ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना ये कब प्रारंभ हुई? ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना सन 2000 में प्रारंभ हुई थी। इसको एज इट इज आप याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ई चौपाल ये कब शुरू किया गया? तो ई चौपाल से संबंधित दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? अगर आपसे पूछा जाए ई चौपाल योजना कब शुरू हुई, आप बताओगे जून 2000। अगर आपसे पूछा जाए ई दाखिल योजना कब शुरू हुई, तो आप बताओगे सितंबर 2020। अगर आपसे पूछा जाए ई लर्निंग कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे 2020। अगर आपसे पूछा जाए ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। तो ई चौपाल योजना कब शुरू हुई? जून 2000 में। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा जून 2000। नेक्स्ट देखो, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है। केंद्रीकृत योजना, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैंने करवाया है आपको पीछे, है ना? यही आंसर होगा सही। पीछे देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? राष्ट्रीय पंचायत का पोर्टल का कार्य है ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, स्थानीय चुनाव को में जागरूकता, नहीं ये भी गलत है। इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो पंचायत पोर्टल, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का मतलब यही होता है कि हमें उन सब की जानकारी देना जो स्थानीय निकाय के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, उनकी जानकारी। 45 है प्रिया सॉफ्ट, इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लास में अपने बताया है। पंचायत संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर इसका पूरा नाम होता है। ये प्रिया सॉफ्ट क्या है?
पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखना, यही सही होगा। पंचायतों में विश्वसनीयता को बढ़ावा देना, ठीक है? और अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना, ठीक है? यही सही है पहला वाला, क्योंकि ये खातों की बात कर रहा है और ये भी लेखा सॉफ्ट पिया ए फॉर हो गया, संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर, यानी कि अकाउंट की बात कर रहा है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब जरा प्रिया सॉफ्ट क्या है? इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रिया सॉफ्ट क्या है? पीआरआई, पीआरआई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब बचा ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अकाउंट्स। अब आया सॉफ्ट, ये सॉफ्ट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई बात? सारी बातें क्लियर है? यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लेखाओं की जांच करने के लिए एक सॉफ्टवेयर क्या करेगा ये? ये खातों का प्रबंधन करता है, खातों का प्रबंधन, प्रबंधन करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर इसको हिंदी में कहा जाता है। बात समझ पाए आप? हाँ, तो इसका हाँ, ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये मैंने अपनी थ्योरी क्लास में आपको शायद करवाया है क्वेश्चन, 2018 में, और वहां मैंने इसके अनुप्रयोग भी बताए थे, इसके लाभ भी बताए थे क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो आप वहां से इसकी थ्योरी देख सकते हो। 47 दिया, ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस होना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों को एकीकृत करने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य समूचे भारत में लगभग 2.45 लाख पंचायतों की आंतरिक प्रवाह को स्वचालित करना, ये भी सही है। इसमें 3 के तीनों कथन सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था नहीं लागू है? कौन सा राज्य है जिसमें ई पंचायत व्यवस्था को लागू नहीं किया गया? तो वही 5 राज्य याद, 7 राज्य याद करो जरा। मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, और एक कौन सा था? मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, ये हो गया आंध्र प्रदेश, हाँ, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ठीक है? और एक था आपका यहाँ वाला राज्य, यहाँ पर कौन सा है? कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है? गुजरात भी है, पश्चिम बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, झारखंड नहीं है। नेक्स्ट देखो, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाना और ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। साक्षरता बढ़ाने से संबंधित ई पंचायत मिशन मोड तो नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं पढ़ाया था कि ई पंचायत मिशन मोड का उद्देश्य क्या होता है? ई पंचायत मिशन मोड का उद्देश्य होता है पंचायतों में एक रूपांतरण लाना। पंचायतों में जो आद्यतन कार्य हो रहा था, जो आदिम तरीके से काम हो रहा था, कागजों में दफ्तरशाही हावी होना, इन सबको समाप्त करना और नवीन तरीके से काम करना, ई पंचायत का मुख्य लक्ष्य है। तो ये भी नहीं है, जीवन स्तर में सुधार करना, इसका भी कोई सरोकार नहीं है इस प्रश्न से। यही होगा, ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करना, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो 50, एनईजीपी के तहत बांटी गई संरचना कौन सी है? ये मैंने आपको बताया था, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सीएससी सामान्य सेवा केंद्र मैंने बताया था, स्वान मैंने बताया था, एसडीजी, ठीक है? मैंने एसडीजी बताया था और मैंने और भी कई सारी चीजें बताई थी, कौन कौन सी? एनएसडीजी याद है आपको? एसएसडीजी क्या याद है आपको? एमएसडीजी, है ना? ये क्या था? ये था, एनएसडीजी का मतलब था नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। एसएसडीजी का मतलब क्या था? स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। और एमएसडीजी का मतलब था मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक है? तो आप याद रखिएगा ये सारी बातें। तो ये हमारा पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना से संबंधित 50 क्वेश्चंस से संबंधित ये वीडियो है। हालांकि 2-4 शायद क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो गए हैं, ठीक है? तो हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से आप लोग 70% लोग ऐसे हो जो वीडियो को कंज्यूम करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है? तो ऐसा मत करिए, करिए। ठीक है, धन्यवाद।